नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक बेहतरीन जानकारी के साथ जो कि देश की राजनीति में इस समय बहुत बड़ा स्थान लेकर बैठी हुई है। देश की राजनीति इलेक्शन के दौर में है। इलेक्शन की घोषणा, जनरल इलेक्शन 2024 की घोषणा हो चुकी है। 18वें लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और ऐसी स्थिति में इलेक्शन की डेट्स के डिक्लेयर होने के लगभग एक महीने पूर्व, मतलब ये इलेक्शन जब होने वाले हैं उससे एक महीने पूर्व देश की राजनीति में एकदम उबाल आया हुआ है। उबाल में अरविंद केजरीवाल जी का कल अरेस्ट होना हो या फिर कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिया जाना हो, आज का सत्र बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है यह जानने के लिए कि अल्टीमेटली क्यों कांग्रेस के खाते फ्रीज किए गए। जैसा आप सभी जानते हैं कि इलेक्शन 2024 शेड्यूल्ड है और इलेक्शन के शेड्यूल की जो 7 तारीखें हैं जिन जिन में इलेक्शन होने हैं, तमाम देश की विपक्षी पार्टियां, जिनमें नेशनल पार्टियां और रीजनल पार्टियां अपने अपने स्तर पर इलेक्शन में अपनी तरफ से सारे काम करेंगी। चुनाव के अंदर लड़ने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी, अपनी बातें रखने के लिए, विज्ञापन करने के लिए, अपना माहौल बनाने के लिए हर तरह के एफर्ट्स डालेंगी। इन्हीं एफर्ट्स के बीच में जब यह सुर्खी बन जाए कि कांग्रेस के अकाउंट को ही फ्रीज कर दिया गया है, उसके जो पैसे हैं, जहां से वो चंदे का पैसा इकट्ठा करके, जनता के दान का पैसा इकट्ठा करके रखी हुई थी, उस पैसे को ही फ्रीज कर दिया गया, यानी वो उस पैसे को अब यूज नहीं कर सकते। यह सुर्खी देश भर की मीडिया की हेडलाइन बन जाती है। हेडलाइन क्या है? कांग्रेस स्ट्रगल विद फ्रोजन अकाउंट, डेमोक्रेसी फ्रोजन, ऐसा कांग्रेस के द्वारा कहा गया है। हम इस सत्र के अंदर यह बताने वाले हैं कि अल्टीमेटली कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज क्यों हुआ, विपक्ष के द्वारा क्या आरोप लगे, सत्ता पक्ष की तरफ से क्या सफाई आई, क्या इनकम टैक्स विभाग, जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार के नेतृत्व में काम कर रहा है और उनके माध्यम से कांग्रेस को काम नहीं करने दे रहा है, तो क्या वाकई में देश के अंदर डिक्टेटरशिप का जो माहौल बनाया जा रहा है क्या वैसा ही हो रहा है? क्योंकि केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं, साथ में कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं, तो क्या जो देश में माहौल है कि हां भाई पूरी तरह से हाहाकार मच चुका है, तो क्या वैसा है? सारी बातें आज के सेशन में जिक्र करने वाले हैं। हम डिटेल में बात करेंगे कि अल्टीमेटली क्या कारण है कि जब राजनीतिक दलों को आयकर से छूट प्राप्त है तो कांग्रेस का खाता फ्रीज क्यों हुआ। इस बात को पहले जान लेते हैं, फिर कांग्रेस के द्वारा किए गए प्रयास जानेंगे और आज तक का अपडेट जानेंगे। तो सबसे पहले मूल मुद्दे को समझने का प्रयास करिए। देखिए, भारत में जैसे आप और हम जैसे जो सामान्य नौकरी करने पेशे वाले लोग हैं, इन लोगों को विभाग के द्वारा, यानी आयकर विभाग के द्वारा इनकम टैक्स में अलग अलग स्लैब्स में छूट दी जाती हैं, जिनमें 80C 80D प्रकार की छूटें शामिल हैं, जिसमें से आप में से जो भी नौकरी पेशा लोग हैं उन्हें यह ज्ञात होगा कि आप लोग अपने इनकम टैक्स में छूट के लिए अपने अपने राहत को अलग अलग धाराओं के तहत इनकम टैक्स विभाग को क्लेम करते हैं जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। आप में से जो साथी फिलहाल कमा नहीं रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, उनके दिमाग में यह प्रश्न हो सकता है कि हमने तो आज तक कमाई करी ही नहीं, हमें क्या पता कि इनकम टैक्स क्या होता है। आपको मैं यह बता दूं कि आप जितना भी पैसा कमाते हैं उस पैसे में से आपकी स्लैब के अकॉर्डिंग कि आपने भारत सरकार द्वारा निर्धारित कितनी कमाई के स्लैब में लैंडिंग की है, उसमें से आप अपना पैसा निकालकर भारत सरकार को एज ए टैक्स ऑफर करते हैं। इसे इनकम टैक्स कहते हैं। और टैक्स जितना आप पे करेंगे उसका प्रॉपर तरीके से सरकार को लिख कर देते हैं कि सर मैंने इतना कमाया था, इतना आपके लिए टैक्स बनता है, मैंने टैक्स पे कर दिया, और वो पूरी जानकारी भरकर एज ए इनकम टैक्स रिटर्न इनकम टैक्स विभाग को जमा करानी होती है। इनकम टैक्स विभाग का जो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है वो इस सारी जानकारी को ऑटोमेटिक आपके पास से रख लेता है और आपके ऊपर कोई भी अन्य लायबिलिटी नहीं आती। अब बड़ा सवाल बनता है,
आप और हमारे ऊपर तो यह नियम लागू होता है, तो क्या राजनीतिक दलों पर भी यह नियम लागू होता है क्या? राजनीतिक दलों पर कौन सा नियम? राजनीतिक दलों से अपेक्षा की जाती है कि उनके ऊपर 0% टैक्स की लायबिलिटी होगी। यानी अगर आपके पास राजनीतिक पार्टी है तो आप चाहे मकान से, चाहे किराए से, चाहे चंदे से, चाहे सब्सिडी से, आप जो भी पैसा प्राप्त करेंगे आपको टैक्स नहीं देना। तो टैक्स नहीं देना तो ये तो बहुत आसान सी बात हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी, जो कि एक राजनीतिक पार्टी है, उसके अकाउंट पर किसी भी प्रकार की टैक्स लायबिलिटी बनती ही नहीं है। जब टैक्स लायबिलिटी बनती ही नहीं है तो फिर इनकम टैक्स विभाग ने इनके अकाउंट को टैक्स की चाहत में क्यों ब्लॉक कर दिया, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। तो अब यहां पर क्या पेच है, अब उस पेच पर चलते हैं। देखिए क्या कहानी है और इस बात को अच्छे से समझिएगा। इनकम टैक्स विभाग के द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई हो, उसमें इनकम टैक्स के ही नियम लागू होते हैं और ये टैक्स के नियम ताजा नहीं है, बहुत पुराने नियम चले आ रहे हैं। और उन बहुत पुराने ही नियमों से बहुत सारे, आप में से, मुझ में से बहुत सारे ऐसे नौकरी पेशा लोग हैं जिन्हें इनकम टैक्स विभाग की तरफ से अपने मैसेजेस भेज करके अगर कोई कमी रह जाती है तो उसको पूरा करवाया जाता है। टैक्स में अगर कोई ऊंच नीच रह जाती है तो इनकम टैक्स विभाग खुद अलर्ट डाल करके भेजता है कि पैसा जमा करा दो, अदरवाइज पेनल्टी लगेगी। ये बहुत पुराने समय से चले आ रहे नियम हैं। अब इन नियमों में एक नियम है और वो क्या है, अब उसको समझिए। असल में इनकम टैक्स की जिस प्रकार से एटीसी और एटीडी के तहत आप और हमको छूट प्राप्त होती है, ठीक इसी प्रकार से राजनीतिक दलों को टैक्स की लायबिलिटी में धारा 13A के तहत टैक्स लायबिलिटी में छूट मिलती है। धारा 13A भारत के अंदर राजनीतिक दलों को टैक्स में राहत दिलाती है, जिसको कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29A के तहत रजिस्टर्ड जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको दिया जाता है। मतलब आरपीए के अकॉर्डिंग जितनी भी रजिस्टर्ड पार्टी हैं उन्हें धारा 13A के तहत टैक्स में राहत दी जाती है कि आप राजनीतिक पार्टी हैं तो आप राहत दे दिया गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने देश में राजनीतिक पार्टी होने का लाभ उठाते हुए सभी प्रकार का पैसा लेते चले जाएं और आप कोई भी टैक्स ना चुकाएं। भले ही आप राजनीतिक पार्टी हो, लेकिन आपने पैसा कहां से प्राप्त किया, कौन आपको पैसा देने वाला था, किस किस व्यक्ति ने पैसा दिया, वो सारी जानकारी, जिसे इनकम टैक्स रिटर्न कहा गया है, वो भरकर समय समय पर इनकम टैक्स विभाग को जमा कराएंगे। ये बिल्कुल एक प्रकार से समझिए इनकम टैक्स विभाग अपने पास अकाउंट्स की ऑडिटिंग मांग रहा है आपसे कि हमें पूरा डिटेल भेजकर बताओ कहां से आया पैसा, कैसे कैसे आया। ठीक है, अगर आप समय पर हमें सारी जानकारी दे देते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर क्या मसला हुआ? अब मसले की तरफ बढ़ रहे हैं। मसला क्या है कि जब राजनीतिक पार्टी को 100% राहत है टैक्स ना देने की, तो बस इनको यही तो जानकारी देनी है कि मेरे पास यहां से पैसा आया था, यह जानकारी आप लोग मेरी तरफ से रख लो। सिंपल सी बात है। कहानी क्या हुई? कहानी यह हुई कि कांग्रेस के द्वारा वर्ष 2018 से अपने रिटर्न की जानकारी जो उन्हें देनी थी 18 के एंड में, वो नहीं दी गई। 2019 तक भी उन्होंने जानकारी, मतलब मध्य 2019 तक भी अपनी जानकारी नहीं दी। इनकम टैक्स विभाग ने इनसे बार बार सवाल पूछा कि भाई टैक्स भले ही ना देना हो, जानकारी तो दो, पैसा कहां से आया है। जानकारी देने में से कांग्रेस पीछे क्यों हट रही थी? इनकम टैक्स विभाग का क्या कहना है? इनकम टैक्स विभाग का एक नियम है, उस नियम के अनुसार क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति इनको टैक्स देगा, इनको कोई चंदा देगा, तो वो 20,000 रुपए से अधिक दान नहीं दे सकता। अगर उसने दान दिया है तो 20,000 रुपए से अधिक दान देने वाले व्यक्ति की डिटेल कंपनी को लिखनी होगी। अगर मिल गया कोई बात नहीं, 20,000 से कम का है कोई बात नहीं, जानकारी भी मत लिखो, लेकिन 20,000 रुपए से ऊपर का चांद मिला है तो उसकी पूरी डिटेल लिखो। और अगर कैश वसूलना है या कैश में पैसा प्राप्त करना है तो 2,000 रुपए से अधिक किसी व्यक्ति से राजनीतिक पार्टियां कैश नहीं ले सकती। 2,000 रुपए से अधिक कैश नहीं ले सकती। यदि इससे ज्यादा कैश लिया तो फिर वह राजनीतिक पार्टी एक सामान्य संस्था की तरह ट्रीट की जाएगी। यह इनकम टैक्स विभाग की गाइडलाइंस में लिखा हुआ है। मतलब समझना, राजनीतिक पार्टियों को टैक्स में राहत है, सही है, लेकिन उसके कुछ नियम हैं। नियम क्या है? 20,000 से अधिक किसी से प्राप्त करते हो तो उसकी पूरी डिटेल बनाओ। नंबर दूसरा, अगर 2,000 रुपए से अधिक कैश किसी से लेते हो,
और एक व्यक्ति से अगर 2000 से अधिक का कैश ले लेते हो तो फिर आपकी राजनीतिक पार्टी के अकाउंट को एक संस्था के अकाउंट के रूप में माना जाएगा। पुराने समय से चला आ रहा इनकम टैक्स का यह कानून है। बस इसी कानून में फंस गई कांग्रेस। क्या? इन्होंने 2018-19 में लगभग 14 लाख रुपए अपने सांसदों से ले लिए कि सभी लोग राजनीतिक पार्टी के रूप में चंदा देंगे। वो चंदा जब यहां पर 2000 से ऊपर पहुंचा तो इनका ये सारा की सारा क्लॉज खत्म हो गया। राजनीतिक पार्टी के रूप में जो पैसा मिलने वाला था, जो इनका वो अकाउंट का जो स्टेटस था, वो गायब हो गया। ऐसी स्थिति में इनके पास रिटर्न फाइल करने तक का भी इन्होंने, अब कॉमन सेंस ये है कि जब इन्होंने अपने अकाउंट को राजनीतिक पार्टी से साधारण अकाउंट में कन्वर्ट करा दिया तो इसके आधार पर इनकम टैक्स विभाग ने इनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी निकाल दी कि सर अब तो आप टैक्सेबल इनकम में आ गए। अगर आप 100 रुपए कमाते हो 33% टैक्स भी दोगे तो 33 रुपया बन गया। 200 रुपए कमाते हो तो मतलब 200 करोड़ कमाते हो तो 65 करोड़ रुपया टैक्स बन गया। क्यों? क्योंकि आपने उस कंडीशन को ब्रेक कर दिया और यहीं से इनके ऊपर टैक्स की कहानी चलना शुरू हुई। यानी कांग्रेस की एक गलती, जिसकी वजह से उन्होंने कैश रिसीव करके अपने ऊपर लगे हुए जो राजनीतिक पार्टी का ठप्पा था उसे संस्था के ठप्पे में इनकम टैक्स की गाइडलाइन में कन्वर्ट कर दिया। अब मुसीबत यह है कि यह गलती किसी से भी हो सकती है। इतनी बड़ी पार्टी है, देश में चलने वाली पार्टी है, तो ऐसी स्थिति में उस पार्टी से रिलेटेड बहुत सी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो जनमानस को या फिर कांग्रेस के अंदर काम करने वाले व्यक्ति को याद ना रहे। कांग्रेस को आयकर विभाग ने लगभग 3 बार अपने द्वारा नोटिस भेजा, 21 में, 22 में, 23 में, कि साहब आप गड़बड़ कर रहे हो, आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो रही हैं और आप जितना लेट करते जाएंगे तो जो टैक्स आपके ऊपर निकल रहा है उस पर ब्याज बढ़ता चला जाएगा। तो 65 करोड़ रुपए, यदि अकाउंट में 200 करोड़ है तो 65 करोड़ की लायबिलिटी निकल गई। अब आप लेट करते जा रहे हो, हर साल ब्याज बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते पेनल्टी समेत वो पैसा पहुंच गया 100 करोड़ से ऊपर। 115 करोड़ के आसपास यह पैसा टैक्स लगाकर पहुंच गया कि भाई आपकी एक चूक इतनी महंगी पड़ी। कांग्रेस ने इसी पूरे मामले पर अपने द्वारा जो भी प्रयास किए वो आज के सेशन में हम बताएंगे और आज क्या हुआ वो भी हम बताएंगे। तो उम्मीद है कि आपको वो मुद्दा समझ में आ गया होगा जिसकी वजह से ये सारा खेल हुआ। ये तो हुआ पूरा एक पक्ष मतलब कांग्रेस की एक गलती 100 करोड़ रुपए से भारी पड़ी। ठीक है, दूसरा पक्ष सुन लीजिए। मतलब इस कहानी को यहीं पे खत्म भी करता हूं, फिर दूसरी कहानी सुनाऊंगा। तो इसमें क्या हुआ ना कि 100 करोड़ रुपए की आपके ऊपर निकल के आ गई कि साहब आप तो 100 करोड़ रुपए से ऊपर पैसा दो। इनके अकाउंट में कुछ 250-300 करोड़ रुपया था कांग्रेस के अकाउंट में। इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि अब आप अपना पैसा भी नहीं निकाल सकते, पहले टैक्स चुकाइए, अदरवाइज आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे। तो इनकम टैक्स विभाग ने इनके अकाउंट में जो खुद को जितना पैसा चाहिए था वो फ्रीज कर दिया। मतलब यह हुआ कि बस इतना पैसा छोड़कर आप बाकी पैसा यूज कर लो, यह पैसा तो इनकम टैक्स विभाग का है, इसे आपको चुकाना पड़ेगा। ठीक है, एक कहानी। कांग्रेस क्यों नहीं चुका रही थी? तो भाई साहब आप और मैं भी, जब हमारी इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मिले, कितनी सी गलती, परसेंटेज में गलती है, मतलब 0.1 टाइप से गलती हो और आपसे कोई 1000% पेनल्टी लगा दे, तो भाई साहब दुख तो बहुत होगा। आप चाहेंगे कि इस दुख को मिटाने के लिए आप अपीलेट ट्रिब्यूनल जाएं, कांग्रेस भी गई। दूसरी बड़ी बात, यहां पर एक बड़ा मुद्दा उठा है राजनीति के अंदर। ठीक है, कांग्रेस से गलती हुई तो उसकी सजा कानून के अकॉर्डिंग उसको मिलनी चाहिए, और अब आप बिल्कुल ही कानून से चल रहे हो तो कानून से चलते चलते आपने कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज कर दिया। कांग्रेस का आरोप है कि जब आप इस तरह की ही बात कर रहे हो तो माननीय केंद्र सरकार संवैधानिक पीठ के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया है, असंवैधानिक करार दे दिया गया है। ऐसी स्थिति में इलेक्टोरल बॉन्ड से तो कुछ पैसा आपके अकाउंट में भी आया हुआ है, कुछ क्या अधिकांश पैसा तो आप ही के अकाउंट में आया हुआ है, यानी बीजेपी के अकाउंट में आया हुआ है। तो बीजेपी के अकाउंट में उस पैसे का जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो चुका है उसको फ्रीज क्यों नहीं करते? तो कांग्रेस कोर्ट में जाकर अब यह डिमांड कर रही है कि हमारी एक गलती तो इतनी भारी पड़ी कि साहब हमने टैक्स में इतना सा पैसा नहीं चुकाया जिसके ऊपर पेनल्टी बढ़ते बढ़ते बिल्कुल आम आदमी की तरह ही हमें ट्रीट कर दिया।
आम आदमी का मतलब मेरा यहां आम आदमी पार्टी से नहीं है, मेरा आप और मेरे जैसे व्यक्ति से है, जिसके ऊपर अगर टैक्स लायबिलिटी बनती है तो केंद्र सरकार में पहले भी बैठी हुई, चाहे यूपीए गवर्नमेंट हो चाहे एनडीए गवर्नमेंट हो, आम आदमी तो इसी प्रकार की प्रक्रिया से गुजरता है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों को आम आदमी के डर का या आम आदमी के दुख का कभी एहसास हुआ नहीं, क्योंकि देश में मुट्ठी भर लोग इनकम टैक्स देते हैं और वो इतने कम होते हैं कि लोकतंत्र में वो दिखाई नहीं पड़ते। इसलिए वो चुपचाप टैक्स भर करके अपनी जिंदगी, कि भाई मैं टैक्स देने वाला आदमी हूं, चुपचाप अपनी जिंदगी पिटी सी जिंदगी निकाल लेते हैं। लेकिन पहली बार जिन लोगों ने कानून बनाए उन लोगों को ही उनका कानून खाने आ गया, तो भाई उसके ऊपर हाहाकार मच गया। हाहाकार इस बात का बच गया कि अरे ये हमने ऐसा कानून बना रखा था क्या कि इस कानून में इस बात की भी सुनवाई नहीं थी कि 14 लाख रुपए टैक्सेबल हुआ, आपने पूरे अकाउंट पर टैक्स लगा दिया। तो प्रभु आप सोचकर देखें, सत्तारूढ़ पार्टियों, समय समय पर आप सीटें बदलती रहती हो, कभी यूपीए आ जाएगी, कभी एनडीए आ जाएगी। टैक्स देने वाले व्यक्ति की तरफ से व्यथा सुनिए कि वो व्यक्ति आपके इन्हीं कानूनों के चलते न जाने कितनी बार पिसा है, न जाने कितनी बार उसका धंधा प्रभावित हुआ है। आप ही ने बनाए होंगे कभी ये कानून, कभी तार्किक रूप से सोचा होता कि एक आदमी की इतनी सी गलती हो तो क्या उसको इतने करोड़ रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी? सवाल तो ये बहुत बड़ा है, लेकिन आज आप पर आया है तो आपके पास जनता की भीड़ है, आप उसे दिखा सकते हैं कि देखो हमारे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि आपको आदत नहीं थी ना, आपके ऊपर तो टैक्स ही नहीं था, 100% टैक्स में रिबेट थी, आपको रिबेट थी। अचानक आपने टैक्स सुनकर के दिमाग खराब हो गया, अरे बाप रे टैक्स 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 आ गया। सोचकर देखिए, एक आम आदमी जो हम जैसा छोटी मोटी तनख्वाह पे काम करने वाले जो लोग हैं, थोड़ा बहुत पैसा कमाने वाले जो लोग हैं, उनके हालात सोचिए। अपनी 10 लाख रुपए से ऊपर की भी सालाना कमाई हो जाए तो सरकार 3 लाख रुपए ले जाती है। उसके अंदर से भी कहती है कि नहीं, अगर ज्यादा कमा लिया तो इसमें जीएसटी दो। एक ठीक ठाक व्यापार करने वाला व्यक्ति अगर 10 करोड़ का व्यापार कर रहा है तो 4.5 करोड़ सरकार ले जाती है। टैक्स का हमारे देश में यह हाल है, इतना जबरदस्त टैक्स और उसके बावजूद भी सुविधाओं के नाम पर अंडा। अब यहां पर बोलते बोलते हमारा अपना दर्द भी निकलना शुरू हो गया। खैर चलिए, फिलहाल राजनीतिक पार्टी पर वापस लौटते हैं। तो मुद्दा यह निकलकर आया साहब कि कोई सी भी पार्टी हो, इन्हें टैक्स की फीलिंग नहीं थी। पहली बार कांग्रेस को फीलिंग आई है तो उसका दुख तो होना लाजमी है। इसी कारण से वो दूसरे के पास कह रहे हैं, तुम भी तो बेटा वो वाला पैसा लेकर बैठे हो जो इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर है। इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा इनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। वो लोग अपने बचाव में कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल जब से हुआ है तब से हमने एक भी पैसा नहीं लिया। उससे पहले लिया हुआ था तो सरकार ने ये, सुप्रीम कोर्ट ने ये थोड़ी कहा है कि पुराना पैसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है, तो हम तो अपनी जगह सही हैं। राजनीति चल रही है साहब। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ रही हो। तो यह कहानी रिटर्न की कहानी है और रिटर्न्स की ही कहानी है जो इस समय हेडलाइन में बनी हुई है। कहां से शुरू हुआ यह कहानी को अब थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं। देखिए, मतलब राहुल गांधी जी इस बात पर बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, खड़गे साहब इस बात पर बोल रहे हैं, सोनिया गांधी जी इस बात पर बोल रही हैं कि हमारे अकाउंट फ्रीज हो गए। हम अगर अब अकाउंट फ्रीज हो गए तो अब हम क्या करेंगे? लोकसभा चुनाव के अंदर हम कैसे चुनाव लड़ेंगे? हमारा तो पैसा पूरा की पूरा चला गया। देखिए, ये दुनिया भी जानती है और आप और हम भी जानते हैं कि इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी के अकाउंट में 200 करोड़ से काम नहीं चलता है। हजारों करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शंस होते हैं और हजारों करोड़ का कारोबार होता है। लेकिन अगर पॉइंट टू पॉइंट बात चली जाए तो इनकी बात भी सुन ही ली जाए तो यहां पर कहा जा रहा है कि यह पब्लिक का पैसा, जनता का पैसा पूरी तरह से दबा दिया गया है। अब सैलरीज नहीं दी जा सकेंगी, खर्चे नहीं किए जा सकेंगे। कांग्रेस इस बात को पूरी तरह से इस प्रकार से दिखा रही है कि यह पूरी तरह अनप्रेसिडेंटेड है और अनडेमोक्रेटिक है। अनडेमोक्रेटिक होते हुए इनके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, यह कांग्रेस ने अपने द्वारा अनाउंस कर दिया है। कांग्रेस ने कहा है, कांग्रेस को अपाहिज करने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री, ऐसा सोनिया गांधी जी ने कहा है। केवल अकाउंट ही नहीं, लोकतंत्र फ्रीज हो गया है, क्योंकि कांग्रेस कम से कम 20% लोगों का वोट शेयर अपने पास रखती है और उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। सर जी, अगर रूल सब पर लागू होते हैं तो वो आप पर भी लागू होते हैं। आप और हम जिस तरह के सब टैक्स पेयर लोग हैं, जब वो टैक्स पे करना भूल जाते हैं तो पहाड़ जैसा टैक्स आके उनके सर पर पड़ता है। और जब पहाड़ जैसा टैक्स आकर पड़ता है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं करता है, उसको देना पड़ता है। सरकार कहती है गलती किए हो तो भुगतोगे। तो राजनीतिक पार्टियों, ये सत्ता आती जाती रहती है। आज किसी की सत्ता चल रही है, कल को आपकी आए तब इस कानून को बदल देना। क्या पता आपने जिस दर्द को आज एहसास किया है, भविष्य में आकर हम लोगों के लिए कोई राहत की चीज निकल कर आ जाएगी।
जाएगी। कांग्रेस लेकिन अपने केस में कह रही है कि अब डेमोक्रेसी नहीं बची है। यह वही वाला ध्रुव राठी वाला वीडियो याद आ जाता है जिसमें ध्रुव राठी ने कहा था राजनीतिक पार्टियों के लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाएगा। तो देश में एक नोशन सा बना दिया गया है कि देखो केजरीवाल तो हो गए गिरफ्तार, राजनीतिक पार्टियों के अकाउंट फ्रीज हो गए, और क्या होती है तानाशाही, देखो यही तो होती है तानाशाही। तो भाई साहब ये तो वो हुआ ना कि कुल्हाड़ी से कपड़े धो और राम करे सो हो। केजरीवाल साहब के ऊपर पूरा की पूरा महकमा बैठ गया, ये जांच करते करते निकाल दिया कि महाराज आपने चोरी की है। ईडी पूरी जांच करके कोर्ट के सामने रख दी कि सर ये कहानी है। अब तो ये निकल के आ रहा है कि पूरी की पूरी कहानी का सूत्रधार ही केजरीवाल जी थे। कांग्रेस भी क्या कर रही है, कांग्रेस भी एक ही लाइन तो कह रही है कि हमारे पास में टैक्स का मामला फंस गया है। साहब आप भी नियम मान लिए होते, 2018 से आपको रिटर्न की बात कही जा रही है, 2019 में आपको रिटर्न भरने थे, आप नहीं भरे, आपको सारी डिटेल्स, इवन ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, हाई कोर्ट ने इनसे सवाल करा है कि 3 साल से सो रहे थे क्या? 3 साल से आपके पास में लगातार इनकम टैक्स विभाग अपने नोटिस भेज रहा है, क्या कर रहे थे आप? इनकम टैक्स विभाग ने भी इनसे यही सवाल पूछा है। खैर सबने अपनी अपनी तरफ से यहां पर पॉइंट दिए हैं, अकाउंट फ्रीज नहीं, लोकतंत्र फ्रीज हो गया है, हमारे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं हैं, लोग इधर उधर नहीं जा पाएंगे। रॉयटर्स में खबर छपती है कि कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज हो गए हैं, $25 मिलियन टैक्स का डिमांड कर दिया गया है। दुनिया भर में खबर है। शुरुआत कहां से हुई? तो 16 फरवरी से हुई। 16 फरवरी को कांग्रेस के नेता और जो उनके कोषाध्यक्ष हैं अजय माकन, उन्होंने कहा कि आयकर विभाग ने उनके अकाउंट के खाते सीज कर दिए। ये 16 फरवरी 2024 की बात है। जब ये खबर पता चली, अजय माकन जी ने इस घटना को 16 फरवरी को ट्वीट किया कि डेमोक्रेसी पर हमला हो गया है। भाई हमला कैसे हो गया? हमारे अकाउंट फ्रीज हो गए। तो 16 फरवरी को जैसे फ्रीज हुए, सब तरफ से कांग्रेस की तरफ से ट्वीट आने लग गए, डेमोक्रेसी खतरे में आ गई है। आयकर विभाग ने पेनल्टी लगा दी है। आयकर विभाग ने अकाउंट को फ्रीज करके 210 करोड़ रुपए की रिकवरी निकाल दी है कि इतना पैसा देना पड़ेगा। फ्रीज क्यों हुए? तो कहा गया कि 18-19 में जो रिटर्न थे वो आपने नहीं भरे थे, आप रिटर्न भरने में लेट हुए और 14,40,000 रुपए का कांग्रेस के ऊपर विधायकों के द्वारा जो कैश दिया गया था उसकी वजह से वो अकाउंट का स्टेटस बदल गया। बदलने पर आपके ऊपर लायबिलिटी निकली है। या तो आप उसी समय रिटर्न के अंदर ये बात बता दिए होते, अब नहीं बताए तो आपके ऊपर ये सब चीज निकल कर आई है। ठीक है, इनको मल्टीपल टाइम बता करके वो दिया गया कि आपने साहब 20,000 रुपए से अधिक की कैश डोनेशन का नियम था, आपने उसका पालन नहीं किया। आपने जो कैश के अंदर 2,000 रुपए से ऊपर का नियम था, आपने वो पालन नहीं किया। इससे आपको जो छूट का दर्जा मिला हुआ है वो खत्म हो गया और ऐसी स्थिति में आपके ऊपर अब टैक्स की देनदारी बनती है। जुलाई 2021 में पार्टी का रिटर्न असेसमेंट करने के बाद आईटी विभाग ने 105 करोड़ रुपए की डिमांड करी कि सर अब चूंकि आप राजनीतिक पार्टी के स्टेटस पर नहीं हो, रिटर्न में आप पहले ही पता लगा लेते। ऐसी स्थिति में 2.5 करोड़ रुपए अगर आप जमा करा दें तो मूल डिमांड में 21 करोड़ रुपए अगर आप जमा करा दें तो इतना मामला गंभीर नहीं होगा। सोचिए आज जो 250-300 करोड़ रुपए फ्रीज हुए हैं, आयकर विभाग ने इनसे उस समय पे ही कहा था आप 20 करोड़ रुपए जमा कराओ, आपका मामला अभी शांत हो जाएगा, यह मामला ऊपर तक नहीं जाएगा। लेकिन इन्होंने उस बात को तब नहीं माना। 2021 से लेकर के 24 में अब आप आ गए, उस पैसे पर ब्याज लगते लगते वो 135 करोड़ बन गया। 135 करोड़ बन गया तो फिर इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि सर जी 135 करोड़ चुकाने होंगे। कांग्रेस कह रही है हमने तो क्राउड फंडिंग से पैसा इकट्ठा किया था, 25 करोड़ रुपए आम आदमी से इकट्ठे किए थे कि दे दो भाई। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो 100-100 रुपए देकर आए थे। कांग्रेस के कई यूथ कांग्रेस के नेताओं ने भी हमें पैसे दिए थे। ऐसी स्थिति में अजय माकन जी ने अपने द्वारा ट्वीट दिखाते हुए कहा कि देखो इतना पैसा इनकम टैक्स विभाग ने हमसे मांगा है। दोनों नोटिस निकाल करके दे दिए कि कांग्रेस बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। तो फिर क्या हुआ? इस बात को लेकर के इनकम टैक्स के खिलाफ कांग्रेस चली गई इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटी ट्रिब्यूनल के पास, जिसे ITAT कहते हैं। कांग्रेस पहुंचती है 16 फरवरी को। ITAT अपनी तरफ से इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, यानी कि इनकम टैक्स की राहत के लिए आप ITAT जा सकते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि साहब बात ऐसी है, हम आपके अकाउंट में पार्शियल रिलीफ दे रहे हैं, आपके अकाउंट पूरी तरह फ्रीज नहीं करवा रहे हैं, लेकिन आप तत्काल प्रभाव से जो टैक्स बन रहा है वो जमा कराइए। ITAT के फैसले से ये लोग खुश नहीं हुए। इन्होंने कहा अब हम हाई कोर्ट जाएंगे। 16 फरवरी के फैसले के खिलाफ ITAT ने जब बात करी तो फिर ये 21 फरवरी को फिर से ITAT के पास पहुंचे। कांग्रेस ने कहा कि साहब मेरे अकाउंट में से 65 करोड़ रुपए इनकम टैक्स विभाग ने जो मूल बकाया था उसको अपने पास होल्ड कर लिया है, कि सब इनकम टैक्स विभाग कह रहा है कि इस अकाउंट से 65 करोड़ रुपए निकाले ही नहीं जा सकते हैं।
तो फिर आईटीएटी ने कहा अगर आपको यही दिक्कत है तो आप हाई कोर्ट चले जाइए। कांग्रेस ने कहा कि इस मामले पर अब हम हाई कोर्ट जाएंगे। कांग्रेस इन 65 करोड़ के बचाव के लिए हाई कोर्ट चली गई। हाई कोर्ट ने भी पूरा की पूरा मामला इनका ढंग से सुना और सुनकर के इस विषय पर केवल एक ही बात निकाली, कांग्रेस मूव्स टू दिल्ली हाई कोर्ट अगेंस्ट ट्रिब्यूनल ऑर्डर ऑन रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स। 11 मार्च को ये लोग पहुंचे। 11 मार्च को पहुंचे तो फिर कांग्रेस को बोलती है दिल्ली हाई कोर्ट कि आपके ऑफिस में लग रहा है 3 साल से कोई सो रहा था। ये हेडलाइन देख लीजिए, समवन इन कांग्रेस ऑफिस वेंट टू स्लीप फॉर 3 इयर्स। 2021 से लेकर 2024 तक आपके यहां पर कोई व्यक्ति नींद में था क्या? जब आपको ये सारे के सारे ऑर्डर्स भेजे जा रहे थे तब क्या हुआ? हम आपको किसी प्रकार की राहत नहीं दे सकते। दिल्ली हाई कोर्ट ने आईटीएटी के द्वारा दिए फैसले को जारी रखते हुए कहा कि जो अब आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बन रही है वो आपको देनी पड़ेंगी। 13 मार्च को यह खबर निकलकर आती है, आज से 10 दिन पहले, ठीक है। 13 मार्च को उच्च न्यायालय ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ कांग्रेस पार्टी द्वारा याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि आपको ये पैसे देने होंगे। 105 करोड़ रुपए जो आपके ऊपर निकल रहे हैं वो आपको जमा कराने होंगे। कांग्रेस ने फिर से कांग्रेस पार्टी पहुंची इनके पास, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि जब आप इतनी ज्यादा हाईकोर्ट में शिकायत लेके जा रहे हो, ये तो हमने आपका 17-18 वाला मामला खोला है, हम आपका 94-95 वाला मामला भी खोलेंगे, यानी कि पुराने मामले भी खोल करके निकालेंगे कि कब कब आपने इन नियमों का उल्लंघन किया। अब जब जांच हो ही रही है, देखिए इनकम टैक्स विभाग के बारे में कहा जाता है या तो ये किसी के पीछे पड़े नहीं, और जब ये पड़ जाता है तो वो बाल की खाल तक निकाल के लाता है। मतलब जब से आपने कमाना शुरू किया है ना, वो तब से सारी डिटेल्स निकाल के ले आता है कि बताइए कहां से कहां पैसा गया था। और अगर आपके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है, आम आदमी जिसके पास इनकम टैक्स पेयर्स की भीड़ नहीं होती, इस कारण से उनका वोट पर भी कोई खास फर्क दिखता नहीं है। वास्तविकता यह है कि इनकम टैक्स पेयर्स के कभी दर्द को पूछ लिया जाए कि भाई जब आप टैक्स नहीं देते तो क्या होता है, तो बोले भाई ये उस जमाने में से टैक्स की वो निकाल कर लाते हैं। आम आदमी ये मतलब टैक्स से पीड़ित है। टैक्स का जो तरीका है ना निकालने का हमारे देश में कि टैक्स नहीं दिया तो जाओ इसकी पुरानी पूरी की पूरी फाइल खंगाल के ले आओ। आम आदमी का दर्द आज एक राजनीतिक पार्टी को हो रहा है। हो सकता है कि राजनीतिक पार्टी इससे जब कभी सत्ता में वापस आए लौट करके कांग्रेस, तब हो सकता है इस टैक्स वाले इस कानून से राहत दे दे ताकि भविष्य में हम और आप जैसे लोग इस प्रकार के कानूनों से बच सकें, है ना। और हो सकता है कि कांग्रेस इसको मैनिफेस्टो में डाल ले कि साहब इस तरह से अब टैक्स को, लोगों को टैक्स से पीड़ित नहीं करेंगे। हो सकता है लोग इसलिए उनको कह दें कि साहब नहीं आप बहुत बढ़िया सोच रहे हो, देश की तरक्की के लिए सोच रहे हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें हुई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस बात पर भी मना कर दिया कि नहीं साहब, अगर इनकम टैक्स विभाग बोल रहा है कि पुराना हम आपका मामला चेक करेंगे तो हम उसके लिए भी मना नहीं कर सकते, करने दीजिए अगर ये लोग चेक करना चाहते हैं। फाइनली हुआ भी ये, इनकम टैक्स विभाग अब इनकी पुरानी जांच भी निकाल रहा है। तो कुल मिलाकर के इनके अकाउंट में जो पैसा है, लगभग 200 करोड़ रुपए से अधिक का पैसा है, उसको फ्रीज करने का आदेश हो गया है। यानी कि इनके अकाउंट में से पैसे अब नहीं निकाले जा सकते। जो मूल पेएबल है वो तो फ्रीज है ही, जिसमें से 115 करोड़ के आसपास माना गया है कि ये तो इनकम टैक्स विभाग का हो गया। इससे ऊपर का जो धन है वो अब और ज्यादा असेसमेंट के अंदर जा रहा है। कुल मिलाकर 100 की सीधी बात यह है कि यदि इस टाइमलाइन को ध्यान से देखा जाए, 13 फरवरी से शुरू होकर के जो 20 मार्च तक चली है, इसमें कांग्रेस ने इस मामले को चुनाव से पहले जिस प्रकार से पब्लिसाइज किया, जिसमें यह दिखाया कि देखिए आईटी विभाग ने हमारे ऊपर इस प्रकार से पेनल्टी लगाई, यह हमारे पैसे को दबाने का प्रयास था। वास्तविकता में अब इसको दो पहलू देकर के कहा जा सकता है। एक तरफ से यह कहा जा सकता है कि यार कांग्रेस के साथ बहुत बुरा हुआ, बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों को कुछ छूट मिलनी चाहिए, उनके ऊपर अगर टैक्स की पेनल्टी निकल आए तो उन्हें माफ कर देना चाहिए। तो वो एक पक्ष हो सकता है इस बात का। अदरवाइज आम व्यक्ति जिस तरीके से चलता है उस तरीके से जो इनको देखने को मिला है, ये कानून के हिसाब से एज इट इज चलते हुए मिला है। लेकिन अब बात की जाए कि साहब ये कितना सही है और कितना गलत है, तो सही और गलत के पहलू पर जब बात आएगी ना, तो इस कालखंड को आने वाली दुनिया याद रखेगी। कौन से कालखंड को? ये जो होने वाले 2024 के चुनाव हैं। क्यों? क्योंकि इस समय इलेक्शन के अंदर जो राजनीतिक पार्टियों में बीजेपी के द्वारा जो, या बीजेपी सरकार के अंदर जो जांच एजेंसीज हैं, इनकम टैक्स विभाग है, ईडी है, इनके द्वारा जो जांचें की जा रही हैं, इनमें अगर आज से पहले भी कभी लीनियंसी बरती गई है, यानी कि थोड़ा नरम रवैया अपनाया गया है किसी राजनीतिक पार्टी को देख करके कि चलो कोई बात नहीं,
इतने सारे देश में गलतियां हो रही हैं, फिलहाल के लिए इस पर से ध्यान हटाओ। लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों को अपनी बातें रखने का खुले से अवसर मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता आया है तो इन्हें चाहिए जांच एजेंसियों को कि इस दौर में लोकतांत्रिक व्यवस्था में इलेक्शन की प्रक्रिया को निर्बाध रूप से चलने दें, क्योंकि भारत अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए जाना जाता है। राजनीतिक पार्टियों की इस समय पर हो रही जो छीटाकशी है, इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख खराब होती है। यह बात सत्य है। आज देश के अंदर सत्तारूढ़ पार्टी जो भी है उसे लगता है भाई ये सत्य है। जब कांग्रेस देश की आजादी में शासन में थी तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो पार्टी बदलेगी और किसी और का शासन आएगा, है ना। लेकिन शासन आया। अब इस समय जो सत्तारूढ़ पार्टी है, हो सकता है इन्होंने कभी ना सोचा हो कि भविष्य में इनका शासन कभी हटेगा, लेकिन सत्ताएं हैं जो आने जाने के लिए, अटल जी की मतलब पंक्ति है कि सत्ता आती है और जाती है, सरकारें आती हैं और जाती हैं, मेरा देश रहना चाहिए। तो ये जो देश है ना, ये रहेगा। और इस देश की पहचान लोकतंत्र से है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र। और इस लोकतंत्र में सबसे खास बात है राजनीतिक दल जो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कांग्रेस अगर आज देश के 20% वोट का भी प्रतिनिधित्व करती है, कांग्रेस आज देश का मुख्य विपक्षी दल भी है, तो उसकी बात को इन कानूनों के चलते अगर किसी प्रकार का दबाव महसूस होता है तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो इस विषय पर फिलहाल स्थगन ला करके, अपनी तरफ से इस विषय पर स्टे लाके इस प्रक्रिया को निर्बाध रूप से चलने दे। यानी कि इस पूरी प्रक्रिया को, चुनाव की प्रक्रिया को इस तरह से दिखने दे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई यह ना कहता दिखे कि जब चुनाव था तो केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी ने अपोजिशन के एक लीडर को तो उठा के जेल भेज दिया, दूसरे लीडर के अकाउंट क्लोज कर दिए, तो फिर चुनाव में तो जीतना एक ही व्यक्ति का तय था। तो ये वो वाली बात भी हो सकती है कि हो सकता है कि चुनाव के रुझानों में जीतते समय केंद्र की वर्तमान पार्टी ही जीत रही हो, लेकिन अगर अपोजिशन पार्टी ये स्थापित करने में कामयाब हो जाती है कि मैं तो हार इसलिए गई क्योंकि मेरा नेता जेल में था और मेरा अकाउंट फ्रीज था, तो भी अल्टीमेटली राजनीतिक पार्टियों की हार जीत तो अपने विषय में अपने आप एक अलग संघर्ष है, लेकिन दुनिया में भारत की जो बेइज्जती होगी, यानी कि सत्तारूढ़ पार्टी सत्ता में वापस आ भी गई, तो दुनिया में जो देश हैं वो यही कहेंगे कि भारत में डेमोक्रेसी की हत्या हो गई। तो चाहिए इस समय थोड़ी सी लीनियंसी बरतना है, यानी इस समय पर इलेक्शन कमीशन को इंटरफेयर करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना चाहिए, और इस पूरी प्रक्रिया के दौर में, निष्पक्ष चुनाव के दौर में, या फिर किसी भी राजनीतिक दल को ये जो बात अपन बोल रहे हैं ये कानूनी भाषा तो है नहीं। कानून के अनुसार लिखा है कि टैक्स देना चाहिए, कानून के अनुसार लिखा है कि भ्रष्ट व्यक्ति को जेल में होना चाहिए, तो साहब भ्रष्ट व्यक्ति जेल चला गया है, कानून के हिसाब से टैक्स लग गया है, तो कानून के हिसाब से चलोगे तो सब चल ही रहा है। पर वही वाली बात है कि हमारे देश में कानूनों को भी तो इस तरह से पालना की जाती है ना कि पुलिस वाले ने देख लिया तो हाथ दे लिया, तब तो हम गुनहगार हैं, नहीं देखा तो आए भाई साहब बहुत बढ़िया, आज तो हम रेड लाइट पे बच गए, पुलिस वाले ने हमारी पर्ची नहीं काटी। तो हमारे देश में कानून सब पर एक ही बार में एक साथ लगातार अप्लाई भी तो होता दिखता नहीं है ना। तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि भाई इस विषय पर अगर केंद्र की एजेंसियां थोड़ा आंख मूंद लें इलेक्शन तक, तो देश की साख बची रह जाएगी। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए ये तो मेरी राय थी, बाकी आपकी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप में से हमारे बहुत सारे लिसनर्स ऐसे हैं, लगभग 40% लिसनर ऐसे हैं जो पूरा सेशन सुनते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो माननीय कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है बेल आइकन दबा लीजिए ताकि भविष्य में जब भी कोई सूचना आए तो आप तक पहुंच जाए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। हो सकता है आप किसी भी राजनीतिक विचारधारा से हो सकता है आप किसी भी राजनीतिक विचारधारा के समर्थक हों, लेकिन राय कम से कम जब आप लिखते हैं और रखते हैं तो और भी लोग आपकी उस राय को पढ़ करके अपनी राय बनाते हैं। मैंने जो आपके सामने पक्ष रखे हैं वो पक्ष हो सकता है कि आपको अपने अनुसार प्रतीत ना होते हों, हो सकता है आपकी विचारधारा के अनुसार उसको बूस्ट करते हुए ना दिखाई देते हो। इसी तरह से आप भी अपने राय ला करके कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, है ना। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। और बाकी जो आप में से साथी मेरे साथ जुड़कर अपनी पाठशाला पर फाउंडेशन बैच कंप्लीट करना चाहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, चारों सब्जेक्ट्स, तो उनके लिए होली के अवसर पर जो स्पेशल डिस्काउंट दिया गया है रुद्र जीएस फाउंडेशन बैच में 3000 का कोर्स फिलहाल 2100 का कर दिया गया है। 7 दिन के लिए ही एडमिशन ओपन है, आप जाकर अपनी क्लासेस को ज्वाइन करें। इसमें कंप्लीट जीएस है, चारों सब्जेक्ट हैं,
कंप्लीट नोट्स हिंदी और इंग्लिश में पीडीएफ के फॉर्म में उपलब्ध हैं। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट में क्लास उपलब्ध है। डिजिटल बोर्ड से क्लास उपलब्ध है, आप उनका जाकर लाभ लें। अपनी पाठशाला का एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है। मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर करें। आपके मोबाइल नंबर पर एक व्हाट्सएप आएगा जहां से पेमेंट की डिटेल भरकर पेमेंट करके अपनी क्लासेस देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही।